Okay, the last chapter of your part A business studies, that is controlling. और कंट्रोलिंग का पूरा पोर्शन वन शॉट में खत्म करना, दैट मींस जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, नेचर एंड फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, आगे लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, देन कंट्रोलिंग प्रोसेस. ध्यान देंगे बच्चे, इस पूरी की पूरी वीडियो में पूरा का पूरा कंट्रोलिंग कवर हो गया है. आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब. आई एम प्रियांश दीक्षित. लेट्स बिगिन. ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक, दैट मींस इंट्रोडक्शन पे. तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. If there is a difference or deviation, then finding the reasons for such deviation and taking the corrective measures as well, so that they don't reoccur in the future and the organizational objectives are fulfilled efficiently. Controlling का मतलब क्या है स्टूडेंट? बहुत आराम से समझेंगे. कंट्रोलिंग का मतलब है कि जब हम लोग बहुत सारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग करने के बाद भी अपने रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं गैप क्रिएट देखते हैं, और वो देखते हैं कि भाई जो मैंने सोचा था वो हो ही नहीं पा रहा है, तो उस डेविएशन को कैलकुलेट करना, उस डेविएशन को समझना और एट द एंड पे उन पे कोई करेक्टिव एक्शन लेना ही कंट्रोलिंग है. कंट्रोलिंग का मतलब, सिंपल कहने का मतलब, वो जो ब्लाइंड स्पॉट्स को हटाना, एक क्लियर विजन रखना, कहीं पे भी गलती हो तुरंत मेंटेन कर देना. अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे अच्छी तरीके से तो ध्यान रखिएगा एक लॉन्ग रन में आपकी जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो कोलैप्स कर जाएगा. कंट्रोलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत आराम से समझेंगे. There is any difference or deviation, then finding the reason for such deviation. कोई भी डेविएशन अगर आपको देखने को मिला, डेविएशन का मतलब डिफरेंस, अगर कोई भी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो उस पे करेक्टिव एक्शंस लेना ही कंट्रोलिंग है. आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो. अगर हम लोग बात करें तो अगला इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा. तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. उसके बाद है फॉर इवैल्यूएटिंग एंड जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, and after that making efficient use of resources, improves employees motivation, and after that decision making and facilitating coordination in action, and last है यहाँ पे ensuring order and discipline. तो देखा जाए तो 7 तरीके के हमारे पास इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, जिनको बहुत आराम तरीके से हम लोग समझ लेंगे. सबसे पहले वाला पे देखते हैं. सबसे पहला कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सर मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और उससे पहले जो 3 चैप्टर्स थे मैं ओवरऑल 7 चैप्टर खत्म कर चुका हूं, और इंपॉर्टेंस में मेरे को एक आइडेंटिकल पोर्शन दिख जाता है. दैट मींस हर जगह प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, स्टाफिंग हेल्प्स इन अचीविंग कॉमन गोल्स, और क्या कहते हैं डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को. ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए ही लगाए गए. तो दैट मींस ये एक कॉमन इंपॉर्टेंस हो जाती है हर चैप्टर के हिसाब से. तो आपको ये हर चैप्टर में अगर देखने को मिल जाती है तो कोई भी परेशान होने वाली जरूरत नहीं, आपका ही काम सरल हो रहा है. तो यहाँ पे लिखा है controlling function measures the process towards the organizational goals and brings the light, indicates corrective actions. बच्चे ध्यान रखना, ये जो कंट्रोलिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में को अचीव करने में कुछ इस तरीके से हेल्प करती है कि कोई भी अगर गलतियां हो रही है तो उसको सुधार कर दिया जाए उसका. अगर हम लोगों ने सोच के रखा है कि एक साल में हम लोग को 1000 यूनिट्स बेचनी है, और कहीं ना कहीं हमारा जो सेल है वो नियर अबाउट 700 से 800 पे जा रहा है, तो कहने का मतलब है जो 200 का डेविएशन आ रहा है इसको करेक्ट करना ही कंट्रोलिंग होता है. और भाई यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होता है जिसको अचीव करना. आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है बच्चे फॉर इवैल्यूएटिंग जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. जो आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं उनकी एक्यूरेसी जज कर देना, उनकी एक्यूरेसी मेंटेन रखना, इसको भी क्या कहते हैं कंट्रोलिंग ही निभाता है. लिखा हुआ है इट इनेबल्स मैनेजर्स टू वेरीफाई whether the standards are set accurate or not by the careful check on the changes taking place in the organizational environment. कहने का बस बेसिक मतलब इतना ही है कि for evaluating and judging the accuracy of standards, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे, जो शुरुआत में आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके, मेरा जो कहते बिजनेस है वो 1 साल के बाद ऐसा दिखना चाहिए, मेरी प्लानिंग जो है वो 1 साल के बाद कुछ मेरे को इतने रिजल्ट दिखाने चाहिए, आपने कुछ अपने मन में स्टैंडर्ड्स बिल्डअप करके रखे. उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका कंट्रोलिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, ये सब क्या है बच्चे, ये सब कंट्रोलिंग के अंदर ही आता है. आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं. फॉर इवैल्यूएटिंग या फिर जजिंग द एक्यूरेसी, आप एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड सही में एक्यूरेट है कि नहीं है, आपने जो सोच रखा है वो आपको मिल भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस में आती है. आगे अगर हम लोग बात करें इसका थर्ड इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन कब हो सकता है, जब उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करें. अगर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने लेबर फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो लेबर अनप्रोडक्टिव होने लगते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का जो वेस्टेज वो यहाँ पे कम होने लगता है आप लोग जब अच्छी कंट्रोलिंग करते हैं.
नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज का मोटिवेशन होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मोटिवेशन बढ़ाता है ये कंट्रोलिंग। जब आप समय समय पे एक इंसान को करेक्ट करते रहते हो तो उसके अंदर एक कनेक्टिवनेस की फीलिंग आने लगती है, वो कनेक्ट करने लगता है अपने मैनेजर से। तो वही चीज़ देखिए, इट इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, ऑल्सो द standard of performance. It motivates and helps them to give the better performance. ये motivate करता है उनको, उनके standards and accuracy को उन पे build up करता है, एक feeling of connections maintain होते हैं और यहाँ पे अच्छे relation तो बनते ही हैं और साथ में motivate भी हो जाते हैं employees। अगर हम लोग बात करें अपने पांचवें इंपॉर्टेंस की तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंप्लीट व्हेन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, इट विल लीड टू मेकिंग बेटर डिसीजन इन फ्यूचर। दैट मींस आपकी प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग तभी खत्म है, कंट्रोल तब कर पा रहे हो ना अगर तुम कोई करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। तुम खाली मुंह जवानी चीजें बोले दे रहे हो और तुम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो, सिर्फ एक नहीं बातों का पुल बना रहे हो, तो यहाँ पे वो काम नहीं चल पाएगा। और ये सब अच्छी डिसीजन मेकिंग को बिल्डअप करने के लिए काम आता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं तो आप एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं और आपके जो डिसीजन है वो डे बाय डे इंप्रूव होते चले जाते हैं। ठीक है, आपकी डिसीजन में लेने की जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती चली जाती हैं। तो डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, ये एक्शन ओरिएंटेड कर देता है एक फर्म को। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न्ड बाय प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स व्हिच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन एंड अनदर। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जब आप अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, सेट ऑफ एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन में कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे एक यूनिटी इन एक्शन बन जाती है। सब लोग वही कदम उठाएंगे जो धंधे के लिए अच्छा होगा। ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे जहाँ पे धंधा कहीं ना कहीं डिप्रेस होने लगे। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि बच्चे ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एकाग्रता इन एक्शन। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट, दैट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑन इट्स एम्प्लॉयज। जब आप कंट्रोल करते रहते हैं, जब आप मॉनिटर करते रहते हैं चीजों को, तब यहाँ पे आप एक डिसिप्लिन क्रिएशन का भी फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल कहने का मतलब है जब आप एक इंसान को क्लोजली वॉच करेंगे तो वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही काम करेगा जो प्रोडक्टिव रहेगा। अब वो कोई भी अनप्रोडक्टिव काम नहीं करेगा, जिससे डिसिप्लिन क्रिएशन रहता है। ठीक है, तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो डिसिप्लिन प्रमोशन भी करता है। आई होप तुमको इंपॉर्टेंस समझ आ गई है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर्स फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। दैट मींस नेचर या फीचर ऑफ कंट्रोलिंग में बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नेचर और फीचर अगर जो देखने को मिलता है यहाँ पे वो है इट्स अ गोल ओरिएंटेड। बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो आपका कंट्रोलिंग है वो गोल ओरिएंटेड होता है। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि वो गोल्स पे डिपेंडेंट होता है। सिर्फ उसको मतलब किससे, गोल से मतलब है। तो कंट्रोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल अकम्प्लिशमेंट। वो सिर्फ और सिर्फ देखता है किस चीज को कि गोल कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला है परवेसिव। कंट्रोलिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ द एवरी मैनेजर एंड एक्सरसाइज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे परवेसिव होता है, मींस ऑल परवेसिव है, ये हर जगह देखने को मिल जाता है। कंट्रोलिंग कोई ऐसी मतलब नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग देखने को मिल रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे कंट्रोलिंग, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की जरूरत है, कोई स्मॉल बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, हर जगह पे देखने को मिलता है कंट्रोलिंग। बिना कंट्रोलिंग के आपका जिंदगी तक नहीं चल सकता, आपका स्कूल नहीं चल सकता। तो ये तो वैसे भी क्या कहते हैं, धंधे। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूस। इट इज not an activity to be pursued in the end only, it has to be done on a continuous basis। सिंपल मतलब कंटिन्यूस है। आपकी जो कंट्रोलिंग है वो ऐसा नहीं है आपने एक दो दिन करके और चौथे दिन छोड़ दिया, आपको ये हर दिन रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आगे अगर हम देखें तो कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। बच्चे कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग होती है। आप जब कंट्रोल करना शुरू करते तो ये देखते हैं कि कहीं मैंने पहले तो कोई गलती नहीं कर दी थी जो मैं अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो कंट्रोलिंग का कहने का मतलब है पीछे बहुत देखती है। मतलब पीछे देखने का मतलब ये है कि पास्ट की कोई मिस्टेक ऐसी तो नहीं जो मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूँ। तो सिंपल कहने का कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग। ओके, लुकिंग बैकवर्ड। और कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो। मैं पीछे का देख के अपना फ्यूचर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, बैक की डॉट्स मिला के मैं अपना फ्रंट क्रिएट करता हूँ। दैट मींस इट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर बिकॉज इट सीक्स टू इंप्रूव द फ्यूचर रिजल्ट। और भाई कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं भाई, पास्ट रिजल्ट सही करने के लिए। भाई पास्ट तो पास्ट हो गया ना, दोबारा तो रिपीट नहीं हो सकता। तो मैं अपना फ्यूचर ना मेरा खराब हो जाए, मैं इसलिए क्या कहते हैं कंट्रोलिंग करता हूँ। मैं पीछे को देख के अपना आगे बनाता हूँ। सिंपल कहने का मतलब है ये बैकवर्ड लुकिंग भी है और ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है।
आगे लिखा हुआ डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, ध्यान दे बच्चा, कंट्रोलिंग उसी तरीके की होगी जिस तरीके के प्लान्स हैं, अगर प्लान्स ही बेकार हैं आपके तो कंट्रोलिंग कैसे हो सकती है। तो प्लान्स पहले अच्छे होने चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो क्या कहते हैं कंट्रोलिंग है वो डिपेंड करेगी उस पर किस लेवल की कंट्रोलिंग होने वाली है। 1 करोड़ का टारगेट है उस लेवल की कहते कंट्रोलिंग होगी, 1 अरब का टारगेट है तो उस लेवल की कंट्रोलिंग होगी, डिपेंड करेंगे आपके प्लान्स पे कि आप कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं उस चीज़ को। आगे अगर यहाँ पे बात करें एक्शन ओरिएंटेड, तो ध्यान रखना कंट्रोलिंग करेक्टिव एक्शंस लेने पे बिलीव रखता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। ये सिर्फ नहीं ख्याली पुलाव बना रहा है कि अरे मैं सही कर दूंगा वो सही कर दूंगा, एट द एंड में आपको कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी लिखा हुआ ये एक्शन ओरिएंटेड है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग हर जगह परफॉर्म की जाती है और हर लेवल में परफॉर्म की जाती है, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ सीएमओ सीईओ ये सब कर रहे हैं, हर इंसान हर बंदा इसको क्या कहते हैं ऑप्ट करेगा, चाहे टॉप का हो चाहे मिडिल का हो चाहे लोअर का हो, इवन इफ लेबर ऑल्सो, तुम भी तो करते हो, तुम किसी धंधे के थोड़ी ना हो। आगे ब्रिंग्स बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग, जो मैनेजमेंट की साइकिल है उसको दोबारा से प्लानिंग पे ले आने का काम भी इसी का, दैट मींस प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, उसके बाद फिर से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इस साइकिल को दोबारा से शुरू कर देता है कंट्रोल। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। हमारे 9 के 9 फीचर्स खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग अपने लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग पे आ गए। बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो रहा है, सरल है ये चैप्टर, आई नो तुमको भी समझ आ रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग की, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, दूसरा है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, आगे यहाँ पे लिखा है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय और उसके बाद कॉस्टली और दैट्स इट अबाउट इट। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाएगा, ये तो अभी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके तो सबसे पहले इस चीज को खत्म कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले लिमिटेशन, दैट इज डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल सिस्टम लूज देयर इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म्स में चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। दैट मींस मेरे को 1 करोड़ की सेल करनी, मेरे को 2 करोड़ की सेल करनी, यहाँ पे क्वांटिटीज में डिटरमाइंड है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ मैं कंट्रोलिंग पे 2 करोड़ की होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे को बहुत सारी सेल्स करनी है तो यार क्वालिटेटिव टर्म हो गया, मेरे को बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना है ये भी क्वालिटेटिव हो, मैं क्वालिटीज पे बात कर रहा हूँ, मैं नंबरों पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटीज पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग यार थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, भाई किस तरीके बहुत में कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता है मैनेजमेंट, तो भाई यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो है सब कुछ अच्छा अच्छा, क्वालिटेटिव टर्म में सब कोलैप्स हो जाता है। आगे लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप खुद को तो कंट्रोल कर सकते हो लेकिन बाहरी फैक्टर्स को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हो, तो वही चीज लिखा है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा कम कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। आगे नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज रेसिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है जब आप उनको कंट्रोल करते हैं, जब उनको मैनिपुलेट करते हो, जब उनको अपने नक्शे कदम पे चलाते हो तो वो उस चीज़ को रेसिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे से इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई ह्यूमन बॉडी इज रेसिस्टिव इन नेचर, वो चीज़ें जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमको कोई सुबह उठाए, ठीक, आई डोंट नो तुम उठने वाले हो, तो सिंपल कहने का मतलब है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज भी देखने को मिलता है, और चौथा यहाँ पे है कि कॉस्टली भी होता है। सिंपल कहने का मतलब है कॉस्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट्स, अ स्मॉल एंटरप्राइज कैन नॉट अफोर्ड दिस इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम लाइक सीसीटीवी हो गया, माइक्रोफोन सिस्टम हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, ये सब लगाना जैसे कंट्रोल करते रहे हम लोग टाइम टू टाइम तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है और स्मॉल बिजनेस इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। लिमिटेशन कुल 4 ही थे हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे पढ़ चुके, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई गेस हमारा चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में प्लानिंग एक्शन कंट्रोल, दैट मीन्स प्लानिंग लुकिंग फॉरवर्ड होती है और कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड होती है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग इन कुछ पॉइंटर्स से। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लानिंग इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ कंट्रोलिंग, प्लान्स प्रोवाइड द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, दस विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। बच्चे ध्यान रखना, प्लानिंग करने के बाद ही कंट्रोलिंग होती है, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन, उसके बाद लास्ट फंक्शन होता है आपका कंट्रोलिंग। तो भाई जब तक प्लान नहीं होगा तब तक कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। विदाउट प्लानिंग जो कंट्रोलिंग होती है वो ब्लाइंड हो जाती है। और प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोल, इज डिस्कवर्स डेविएशंस एंड इनिशिएट्स करेक्टिव मेजर्स। बच्चे ध्यान रखना, और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई भी पर्पस ही नहीं रह जाता। भाई प्लान कर लोगे और कंट्रोल नहीं करोगे तो भाई बहुत सारे डेविएशंस आ जाते हैं। आपने सोचा क्या होता है, आप कर क्या रहे होते हैं, हर सबके साथ होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, कोई भी अमीर आदमी तो कभी हम जो उसने सोच लिया वही कर लेता है। हमेशा हर इंसान को करेक्टिवनेस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे वही चीज बताइए, प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाती है विदाउट कंट्रोलिंग के। तो कंट्रोलिंग अधूरा है प्लानिंग के बिना और प्लानिंग अधूरा है
कंट्रोलिंग के बिना। आगे यहाँ पे लिखा है इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी तरीके से जा रही है वो तभी मेजर किया जा सकता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। खराब तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं तो प्लानिंग भी खराब हो रही है, अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं तो प्लानिंग की भी वाहवाही हो रही है। आगे लिखा है लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन एज इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एडवांस एंड मेकिंग द पॉलिसीज एंड कंट्रोलिंग वी लुक बैक टू द परफॉर्मेंस व्हिच इज ऑलरेडी अचीव्ड बाय द एम्प्लॉयज एंड कंपेयर विद इट्स प्लान। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, वो फ्यूचर को बताती है कि मुझे फ्यूचर में ये कर लेना, ये मेरे प्लान्स हैं। और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग होती है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली, जो मैंने प्लान पहले बनाया था क्या वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दैट मीन्स प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एंड जो आपकी कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग हो जाती है। लेकिन एज अ करंट मॉडर्न बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है और दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग है। एंड आफ्टर दैट हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है और इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक आता है दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस और इसके बाद चैप्टर पूरा दी एंड, जैसे सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। एक एक करके डिटेल में बात करेंगे और एंड कर देंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को। आई होप तुमको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस ये है कि सबसे पहले भाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर लो। विदाउट स्टैंडर्ड काम नहीं हो पाएगा। तो वही चीज लिखी है, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। मतलब आपने कुछ स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, आपका गोल क्रिएट हो गया जिससे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके, मैंने ये सोच रखा था मैं अब क्या कर रहा हूं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ स्टैंडर्ड अपने मन में मेंटेन करने होंगे। लो स्टैंडर्ड कभी भी मत मेंटेन करिए, हमेशा हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करिए जिससे आप कंट्रोलिंग अच्छी कर पाए। आगे लिखा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आप देखिए कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। आपने स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, अब आप देखें कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है आपकी। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर व्हिच इंक्लूड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन और सैंपल चेकिंग। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम टर्म इन व्हिच स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। इट विल फैसिलिटेट कंपैरिजन। ध्यान रखना, आपको फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी है। पहले आपने अपने स्टैंडर्ड सेट किए, इसके बाद अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस सेट करना है। आपको खुद को देखना है और उसी स्टैंडर्ड से देखना है जिस स्टैंडर्ड से आपने खुद के गोल्स को सेट किया है। वरना अगर हल्का भी डेविएशन आ जाएगा तो आप कंपैरिजन नहीं बैठा पाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब है सबसे पहले अपने मन में स्टैंडर्ड क्रिएट करिए, उसके बाद अपनी एक्चुअल औकात देख रहे हो, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, अपने सारे के सारे इकोसिस्टम को देख रहे हो, जज कर रहे हो। उसके बाद अब तुम कंपेयर करोगे, मैंने जो सोच रखा है और मैं कहां पे हूं, दोनों को कंपेयर करो। मैंने जो सोच रखा है मैं कहां पे हूं, मैं अपने पहले स्टेप अपने दूसरे स्टेप को कंपेयर कर रहा हूं। तो यहां पे वही चीज आती है, तीसरा स्टेप बनता है कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन। और ऐसे कंपैरिजन डेविएशन को निकाल देते हैं कि भाई तुमको अभी कितना और मेहनत करनी है। सेल्स चाहिए थी 1 लाख की, हो रही है 10,000 की। सिंपल कहने का मतलब है अभी मुझे 90,000 और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे डेविएशन हो गया ना, मैंने अपने स्टैंडर्ड 1 लाख और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस 10,000 को कंपेयर किया तो मेरे को डिफरेंस पता चल गया, डेविएशन पता चल गया। इफ द परफॉर्मेंस मैच विद स्टैंडर्ड इट मे बी अज्यूम्ड दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और अगर तुम्हारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 1 लाख की थी और तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 1 लाख है तो भाई सब चीज कंट्रोल में, ज्यादा कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, यहीं पे बैठ जाओ, ठंडे पड़ जाओ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको डेविएशंस निकालने पड़ेंगे और फिर एनालाइज करना पड़ेगा डेविएशंस को। दैट मींस द डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स आर एक्सेस्ड एंड एनालाइज्ड, आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ डेविएशन। फिर हम लोग ये जो डेविएशन आते हैं, जो हमारे डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, मैं एनालाइज कर रहा हूं इस डिफरेंस को कि मैं किसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकता हूं। इसके लिए यहां पे हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मेजरमेंट बाय एक्सेप्शंस, दैट मींस एमबीई। तो यहां पे सबसे पहले देखने को मिलता है इसी एनालाइजिंग डेविएशन में एक पार्ट जो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और उसके बाद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की, कैसे हम लोग डेविएशंस को एनालाइज कर सकते हैं बाय क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। दैट मींस ये बताता है मेजर शुड बी फोकस्ड ऑन द की रिजल्टिंग एरियाज। हमें सबसे पहले उन एरियाज को देखना जरूरी है जो पूरे के पूरे रिजल्ट को बाधित कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम डेविएशन निकालो कि तुम्हें 90% चाहिए और तुम्हारा इस समय एक्चुअल परफॉर्मेंस 70% का है, तो डेविएशन जो आ रहा है उसमें तुम की रिजल्ट एरिया निकालो कि हमारा की रिजल्ट एरिया जिसकी वजह से पूरा रिजल्ट बर्बाद हो सकता है, वो होता है तुम्हारी इंग्लिश या फिर तुम्हारी अकाउंटेंसी। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपली आपको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करना है, जो ऐसा पॉइंट निकालना है, ऐसे पॉइंट को कंट्रोल करना है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंट्रोल करिए। उसके बाद क्या है,
नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। यहाँ पे लिखा है ओनली दोज डेविएशन विच सीम एक्सेप्शनली हाई एंड विच कैन नॉट बी इजीली सॉल्व्ड बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट अलोन शुड बी रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। और ऐसी चीजों को सबसे पहले निकाल के लाइए जो बहुत ज्यादा एक तरीके से हाई वैल्यूज क्रिएट करे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं खराब जा रहे हैं और लोअर लेवल उसे सही भी नहीं कर सकता, तो उसको उठा के आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट में डालना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भैया इसका जल्दी से निदान करिए। तो वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, तो दैट मींस MBE भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से आप डेविएशंस को एनालाइज कर सकते हैं। आखिरी जो बचा हुआ है हमारा लास्ट है, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इतना सब करने के बाद अगर एक्शंस ही नहीं लोगे, करेक्टिव एक्शन नहीं लोगे, तो काहे की कंट्रोलिंग क्यों किया इतना सब तुमने, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने स्टैंडर्ड सेट किए, उसके बाद अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा, उसके बाद तुमने दोनों को कंपेयर किया, फिर तुमने एनालाइज किया जो डेविएशन आ रहा है, उसके बाद अब तुम करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर डेविएशन लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं तो आपको ज्यादा करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उससे चीजें और खराब हो सकती हैं। और अगर है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, बट वेयर सिग्निफिकेंट डेविएशन आपका करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। एंड आफ्टर दैट बच्चे खत्म होता है हमारा पूरा का पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर। आई होप ये वन शॉट वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई हो। अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए, कॉमर्स को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।